एवरीवन, वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। मैं मसूद हर्ष आज आपके लिए लेके आऊँ क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर मोशन। तो हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट उसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे और आज वन शॉट में करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? मोशन। और चैप्टर की स्टार्टिंग इसी नाम से करते हैं। मोशन मीन्स क्या होता है मोशन, व्हाट इज मोशन। तो मोशन को समझने के लिए आप एक गौर से देखिएगा। कुछ यहाँ पे कोई कार थी जो मूव करती हुई एक साइड से दूसरे साइड में गई, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में गई, तो यही मोशन है क्या? मैं कहता हूँ आप इस कार को भी एग्जाम्पल को भूलिए, 2 मिनट पहले जाइए। जब मैंने पूछा था व्हाट इज मोशन, तो आपको पता था क्या मोशन क्या होती है, जबकि आपने मोशन स्टार्ट से की हुई है, अभी भी कर रहे हो और आगे भी करोगे। मैं भी करूँगा, आप भी करोगे, आपके आने वाली नई जनरेशन भी करेगी हमारी। मीन्स मोशन, आप पेन से अपने नोट्स बनाते हो तो पेन और हाथ आपका मोशन में रहता है। आपके रूम में फैन ऑन है तो फैन मोशन करता है। आप किसी भी कार में, बाइक में, स्कूटी में कहीं बैठते हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वो भी मोशन में। कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। मूवमेंट ही तो किया आपने, एक प्लेस से उठे दूसरे प्लेस तक पहुंच गए, मूवमेंट ही तो हुआ। ये कार ये तो हुआ था कि एक कॉर्नर से चली स्टार्ट हुई है, दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट वही मोशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट वही मोशन है। कब तक? जब तक वो मूव करती रहे। जैसे उसने मूव करना बंद कर दिया, उसने उसकी मूवमेंट खत्म कर दी, उसका मोशन भी खत्म हो गया। जैसे ये कार इस कॉर्नर से स्टार्ट हुई, चल रही थी, तब तक वो मोशन में थी, मूवमेंट कर रही थी, लेकिन इस कॉर्नर में आती उसने अपना मूवमेंट खत्म कर दिया, चलना बंद कर दिया, तो इसका मोशन भी खत्म हो गया। इसको हम अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी पॉइंट के रिलेट में अपनी पोजीशन में चेंज लाती रहे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, उसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंज लाती रहे, तब तक वो किस में है? मोशन में। जैसे उसने अपना कंटिन्यूअसली चेंज लाना बंद कर दिया, तब क्या है? वो मोशन में नहीं है। अगर चेंज ला रही है तब तो वो मोशन में है, चेंज नहीं ला रही तो वो मोशन में भी नहीं है। तो फिर वो किस में है? तो फिर वो रेस्ट पोजीशन में है। जैसे ये कार है, जब तक ये मूव कर रही थी, जैसे मान लेते हैं इस एम के रिलेट में कार स्टार्टिंग में यहाँ पे थी, कुछ टाइम बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये ऐसे करते करते अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जैसे यहाँ पे आई, अब पोजीशन में चेंज नहीं करी, तो यहाँ तक तो ये पोजीशन में चेंज हो रहा था, तो मोशन में भी थी वो। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रही, तो मोशन में भी नहीं है। तो वो किस में है? रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। तो मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, या फिर मैं अगर वेल डिस्क्राइब ढंग से बोलूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिलेट में, एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, रिलेट में अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करना ही क्या है? मोशन है। मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिलेट में अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करना। दूसरा पॉइंट जिसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, वो भी स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, वो मोशन में नहीं होना चाहिए। वो अगर मोशन में तो बात गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ये एम था ना, एम रेस्ट पोजीशन में था, मोशन नहीं कर रहा था, इसलिए एम के रिलेट में कर लिया। तो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। We can say that a body is in motion when it changes its position continuously with respect to a stationary object. अब आगे पढ़ने से पहले हम कुछ एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। उसको पढ़ने से पहले हमें ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये सब है क्या। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी कि वो क्वांटिटीज जो हेल्प करे फिजिक्स को समझने में, उन्हीं को मैं बोल देता हूं फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट में बोलते हैं पीक्यू। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? कि वो क्वांटिटीज जो हेल्प करे में फिजिक्स के फॉर्मूलाज को समझने में, फिजिक्स की थ्योरी को समझने में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को समझने में, ओवरऑल कंप्लीट फिजिक्स को डिस्क्राइब कर दे वो।
वो होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हम उसको डेली यूज लेते हैं, मास, वेलोसिटी वगैरह वगैरह, उसको समझेंगे हम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये भी 2 टाइप्स की होती है, वेक्टर एंड स्केलर। तो पहले ये पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन वगैरह वगैरह, धीरे धीरे सब इसी लेक्चर में करेंगे। तो करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटीज कितने टाइप की, 2 टाइप की, कौन कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो वेक्टर और स्केलर। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैं एक लाइन बोलता हूँ, मैं अपने घर से 6 बजे निकला, मैं अपने घर से 6 बजे निकला, इसमें देखो 2 चीज़ें हो रही है, एक तो मैं अपने घर से निकला और दूसरा 6 बजे निकला। कितने बजे निकला, पहले बात करें टाइम वाली, 6 o'clock, 6 बजे निकला मैं अपने घर से 6 बजे निकला। यहीं पे बात खत्म हो गई सारी, सब कुछ एक्सप्लेन हो गया कि सर 6 बजे निकले, उसके बाद किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 6 बजे निकले मतलब 6 बजे निकले बस। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है उसमें, टाइम की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है सिर्फ 6 बजे के एक टाइम है, टाइम की वैल्यू है कि कितने बजे निकले, कि सर 6 बजे निकले, बस खत्म। तो वो क्वांटिटीज जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, वो क्वांटिटीज जिसमें उसकी सिर्फ वैल्यू बता देने से, उसकी वैल्यू होने से वो कंप्लीट डिस्क्राइब हो जाती है, वो होती है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, कि वो क्वांटिटीज जिसमें उसकी सिर्फ वैल्यू बता देने से वो कंप्लीट डिस्क्राइब हो जाते हैं। जैसे टाइम 6 बजे, बस पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब, 6 बजे मतलब 6 बजे पूरा डिस्क्राइब। और वो क्वांटिटीज जिसमें उसकी वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे हम दूसरी बात पाते हैं, पहली तो कि 6 बजे निकला, वो वहां पे खत्म वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से। मैं निकला, कहाँ निकले, किस साइड गए, कहाँ पे गए, आए ना, सिर्फ वैल्यू से पता नहीं चला। मैं कह दूं मैं अपने घर से 1 किलोमीटर दूर गया, किस तरफ 1 किलोमीटर दूर गए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर उधर, आगे पीछे, किस तरफ गए, सिर्फ वैल्यू से यहाँ पे काम नहीं चला अपना। अपन को वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि मैं 1 किलोमीटर वहां पे गया, 1 किलोमीटर उस साइड में गया, मैं उधर गया, उधर गया। यानी कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम ना चले, उसको कंप्लीट डिस्क्राइब ना हो, उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो वो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो तभी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जांपल्स इसके, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्केलर है डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं अगली बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। आपको वो 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। आपको किसने ये कहा है, आपको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, यानी कि आपको एक जर्नी करनी है ए पॉइंट टू बी पॉइंट। बस उसने बस इतना कहा है, आपको स्टार्ट करना है ए पॉइंट से, यानी कि विच मींस ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, और जर्नी एंड करनी है बी पॉइंट पे, यानी कि बी क्या है, फाइनल पॉइंट। किसने आपको कह दिया आपके पास 2 पॉइंट है, ए से बी पॉइंट है, ए से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है, बी पे आपको जर्नी एंड करनी है। 3 फ्रेंड है आप, 3 दोस्त हो, और तीनों को यही कहा है कि ए से लेके बी तक जाना है। तीनों अलग अलग पास से जाते हैं। पहला फ्रेंड ये रेड कलर में थोड़ा ऐसे घूम घुमा के ऐसे जाता है, ये फर्स्ट फ्रेंड है, ये आपका ऐसे जाता है। सेकंड वन ये ब्लू वाला, ये दूसरा पाथ ऐसे पूरा घूम के, इसको तो मिल गया दोस्त, तो दोस्त के साथ घूम घुमा के बाद में ऐसे जाता है। उसने सिर्फ इतना कहा है कि ए से लेके बी तक जाना है, कितना टाइम लगाओ, कैसे भी जाओ, उसको कोई फर्क नहीं है,
उसने बस इतना कह दिया ए से स्टार्ट करनी है, बी पे खत्म करनी है। आप अपने तीसरा दोस्त थोड़ा लेजी है, आलसी है, तो उसने क्या देखा कि सबसे छोटा पाथ कौन सा पड़ता है, मैं उस पाथ से जाऊंगा, जाना था भाई लेकिन सबसे छोटे से जाऊंगा। तो उसने देखा सीधा सीधा चले जाओ ए से बी तक, वो है सबसे छोटा, बस ये तीनों दोस्त थे, तीनों अलग अलग पाथ से चले गए। तीनों को देखो इनिशियल पॉइंट सेम है, ए से स्टार्ट करी जर्नी, फाइनल पॉइंट भी सेम है, बी पे ही एंड किए, लेकिन तीनों गए अलग अलग पाथ से है। तो अलग अलग पाथ से गए हैं तो तीनों ने लेंथ भी अलग अलग कवर की है, नो डाउट ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ अलग अलग कवर की है उसने। ए ने कुछ, ये फर्स्ट वाले ने अलग लेंथ कवर की है, सेकंड वाले ने अलग लेंथ कवर की है, थर्ड वाले ने अलग लेंथ कवर की है। हमें देखने से ये भी पता चल रहा है कि सेकंड वाले ने मैक्सिमम लेंथ कवर की है, थर्ड वाले ने मिनिमम लेंथ कवर की है, फर्स्ट वाला अपना मीडियम लेंथ पे। तो यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे डिस्क्राइब हो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की एक्चुअल लेंथ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की एक्चुअल लेंथ, यानी कि अगर कोई जर्नी कर रहा है तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की एक्चुअल लेंथ है, जितनी उसने कवर की है वही उसकी डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम या शॉर्टेस्ट लेंथ, वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपको कोई कह दे इस नंबर 1 वाले की डिस्टेंस बताइए, तो आप कहोगे ये पूरा जिस रास्ते से चला है उसको मेजर कर लो, जितनी लेंथ है, चाहे 10 मीटर है, चाहे 15 मीटर है, कितनी भी है वो उसकी लेंथ है। अगर आपको कह दे सेकंड वाले की बताओ, तो ये उसको मेजर कर लो भैया, कितना भी है वो उसकी डिस्टेंस है, 20 मीटर है, 25 मीटर है, कितनी भी है। और थर्ड वाले ने जितना चला है। डिस्प्लेसमेंट तीनों का सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ए से लेके बी तक की शॉर्टेस्ट लेंथ तो सेम ही रहेगी, ए से लेके बी तक की शॉर्टेस्ट लेंथ तो सेम ही रहेगी। और वो कौन सी है? जो अपने लेजी पर्सन गए, आलसी बाद में गए, सीधा सीधा एकदम। तो डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल लेंथ कितनी कवर की है दो पॉइंट्स के बीच में, वो होती है उसकी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट उन दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट या मिनिमम लेंथ, चाहे उसने उस पास से गया है चाहे उस पास से नहीं गया है। जैसे थर्ड वन है, इसकी डिस्टेंस भी यही आएगी, डिस्प्लेसमेंट भी यही आएगा, लेकिन सेकंड और फर्स्ट वाले की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। थर्ड वन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आएगा। ये सेम उसी तरह है कि जैसे आप स्कूल में पानी की प्यास लगी, पानी पीने आप बाहर गए, अब पानी पी के आप या तो डायरेक्ट क्लास में जा सकते हो या आप पूरा स्कूल का राउंड लगा के जा सकते हो, अगर कोई टीचर ना देखे तो आपको। सेम वही है कि अगर आपने डायरेक्ट क्लास में गए तब आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि डिस्टेंस आपकी मिनिमम वही थी, क्लासरूम टू वाटर टैंक। अब अगर पूरा स्कूल घुमा के गए हो तो डिस्टेंस तो बढ़ गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका अभी भी उतना ही रहा है, वाटर टैंक टू क्लासरूम। तो देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, जर्नी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की एक्चुअल लेंथ जो आपने कवर किया है, जो आपने खुद ने चला है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, कि वो कम से कम लेंथ जो आप कवर कर सकते हो किसी भी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। जैसे अगर वापस वही एग्जांपल ले, ये ए ये बी, आपको कहा ए से बी तक जाओ, आप शॉर्टेस्ट लेंथ से गए। आपको कहा ए से बी तक जाओ, आप ऐसे गए। आपको कहा ए से बी तक जाओ, आप ऐसे ऐसे घूम के गए, आपके ऊपर है। तो डिस्टेंस तीनों में अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही रहेगा। हमेशा जिन दो पॉइंट्स के बीच में जर्नी कर रहे हो उनको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से मिला दो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा वही रहेगा अपना, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ स्ट्रेट लाइन पे ही आती है। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन से थोड़ा भी इधर उधर मूव हुए, आपका शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं रहेगा। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। और डिस्टेंस अपनी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपनी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। आप किसी भी रास्ते से जाओ आपके ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का रोल है, आपको एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलोगे तभी आप मिनिमम लेंथ कवर करोगे। जैसे वही वाटर टैंक वाला एग्जांपल लेते हैं कि आपकी क्लासरूम से वाटर टैंक कुछ निकलते ही राइट साइड में 10 कदम की डिस्टेंस पे है, आप निकले राइट साइड में मुड़े तभी वो 10 कदम के बाद पहुंचोगे। अगर लेफ्ट में पहुंच गए हो सकता है आपको 20 स्टेप्स लेने पड़े, आपको हो सकता है आपको 25 लेने पड़े। मिनिमम कब लोगे कि एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमोगे, एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में टर्न करोगे, तभी आप मिनिमम स्टेप्स में पहुंच जाओगे, तभी आप मिनिमम लेंथ में आपके वाटर टैंक तक पहुंच जाओगे।
यानी कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का भी रोल है, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस आप चाहो तो राइट में जाओ, चाहो लेफ्ट में जाओ, आपको डिस्टेंस आपको कवर करनी है, चाहे आप 10 स्टेप्स में पहुंचो, चाहे 20 में पहुंचो, चाहे 100 में पहुंचो। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा यूनिट्स क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट देखो, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, चाहे ये एक्चुअल लेंथ है चाहे ये शॉर्टेस्ट लेंथ है तो लेंथ ही। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ के सर सेंटीमीटर में करते हैं, सर मीटर में करते हैं, सर किलोमीटर में करते हैं जी। ऐसा यूनिट क्या होती है लेंथ की? ऐसा यूनिट होती है मीटर। ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो डिस्टेंस कहो चाहे डिस्प्लेसमेंट कहो, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती है। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट है अपना डिफरेंशिएट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करना है। तो एक साइड लिखेंगे डिस्टेंस, एक साइड लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पहला डिफरेंशिएट यानी पहला डिफरेंस हमेशा वही लिखते हैं, तो उसकी डेफिनेशन है डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो डिस्टेंस ना तो कभी किसी भी ऑब्जेक्ट की नेगेटिव होगी, ना ही किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जीरो होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? देखो अगर ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो O पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, A पॉइंट तक जाता है, जो O से A की डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, और O से B की है अपने, चलो B थोड़ा और पीछे लेते हैं, ये O, ये A और ये B, ये है अपना 20 मीटर, ये अपना 10 मीटर, ठीक है। O से जर्नी स्टार्ट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, पहले जाता है O से लेके A तक, ठीक है, O से लेके A तक, पहले गया इस तरफ, फिर A से वापस आता है B तक, यानी कि फर्स्ट हो जाता है O टू A एंड देन A टू B। इस कंडीशन में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देखते हैं। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस क्या होगी? एक्चुअल लेंथ, जो उसने चला है वास्तव में सही में वो कितना चला है। तो देखो पहले गया O से लेके A तक, कितना लेंथ चला उसने? 10 मीटर, 10 मीटर। फिर A से लेके गया B तक, A से लेके B तक टोटल लेंथ कितनी है? 10 प्लस 20, 10 ये 20 ये, यानी कि 30। तो उसकी डिस्टेंस कितनी आई? 10 प्लस 30 यानी कि 40 मीटर। ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम लेंथ। मिनिमम कौन सी होगी? मिनिमम मींस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट उसने जर्नी स्टार्ट की O से, तो O है इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट उसने जर्नी एंड कहां पे की है? B पे, तो B क्या है? B है फाइनल पॉइंट। तो मिनिमम लेंथ कैसे होगा? इन दोनों की मेजर कर लो, इन दोनों की मेजर कर लो, यानी कि O से लेके B तक की मिनिमम लेंथ क्या होगी? 20 मीटर। लेकिन अगर हम इसको देखो, गौर से देखो, तो एक कुछ ग्राफ के टाइप का दिख रहा है। ये ग्राफ का प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं वाई डैश और एक्स डैश, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ना, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? माइनस का 20 मीटर। पीछे की तरफ गया ना, पहले आगे गया फिर पीछे के चला गया, तो आगे से पीछे जा रहा है, यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शन जा रहा है, पूरा अपोजिट डायरेक्शन चला गया। तो एक को लेते हैं पॉजिटिव, एक को लेते हैं नेगेटिव। तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन वाले को ले लिया पॉजिटिव, ये माइनस वाले को ले लिया नेगेटिव। बस O से लेके B तक ही नेगेटिव। अगर इसको दूसरे ढंग से देखे तो भी देखो, ये पहले 10 मीटर गए आगे की तरफ, 10 मीटर गए आगे की तरफ, फिर 30 मीटर गया पीछे की तरफ। तो अगर इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, 10 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में, एंड 30 मीटर, 30 मीटर हुआ ना, देखो 10 और 20 30 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ओवरऑल क्या होगा? माइनस का 30 प्लस का 10, यानी कि माइनस 20। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मेरा नेगेटिव आ रहा है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही है।
जीरो भी कैसे होता है, अगर ये ओ से ए तक जाता फिर वापस ओ पे आ जाता है, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की, मूवेबल ऑब्जेक्ट की, ना तो जीरो होगी ना नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट का नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हम देखते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी पीछे देखा डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट माइनस का 20, कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है। इक्वल कब होगी, जब वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चलता रहे। जैसे लेजी वाला पर्सन था, ए से बी तक सीधा सीधा गया, उस कंडीशन में उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस या तो बड़ी ही होगी या बराबर होगी, कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? चल अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन बड़ा ना, मोशन के टाइप्स देख लेते हैं। मोशन के टाइप कौन कौन से हैं? मोशन दो टाइप की, कौन कौन सी? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या मैं कहूं लेंथ कवर कर ले। नॉन यूनिफॉर्म इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल लेंथ कवर करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल लेंथ कवर कर रहा है तो वो मोशन कौन सी है? यूनिफॉर्म मोशन। और कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल लेंथ कवर कर रहा है तो वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे दोनों अनइक्वल क्यों नहीं की? क्योंकि दोनों अनइक्वल करते ही वो कंडीशन आ सकती है कि हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो कि पहले 10 सेकंड में उसने 10 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में वो 5 मिनट चला, अगले 15 सेकंड में वो 15 मीटर चला। अगर ओवरऑल देखें तो उसका यूनिफॉर्म मोशन ही है कि पर सेकंड 1 मीटर चल रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल लेंथ, वो है यूनिफॉर्म। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन कितने टाइप की? दो टाइप की, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या है? बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। चाहे आप टाइम इंटरवल को अनइक्वल करके डिस्टेंस को इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अनइक्वल मत करना नॉन यूनिफॉर्म में। दोनों को अनइक्वल करते ही वो कंडीशन आ जाएगी कि हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल बन जाए। जैसे कोई स्टार्टिंग में 10 सेकंड में 10 मीटर चले, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर चले, अगले 10 सेकंड में वापस 10 मीटर चले, अगले 15 सेकंड में वापस 15 मीटर चले। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 सेकंड में 1 मीटर ही चल रहा है, यानी कि वो किसका एग्जांपल है? वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, वो नॉन यूनिफॉर्म का नहीं है। इसलिए एक को इक्वल, एक को अनइक्वल। इक्वल अनइक्वल चाहे किसी को भी रखो, चाहे आप डिस्टेंस को अनइक्वल रखो, चाहे आप टाइम इंटरवल को अनइक्वल रखो। इज दैट क्लियर? चलो, और एग्जांपल क्या होंगे? यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ क्लॉक स्टेप्स, घड़ी की जो सुइयां होती है वो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 2 से लेके 3 तक के बीच में 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट में वो डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी। ऐसा नहीं कि कभी 5 मिनट में, कभी 10 मिनट में, नहीं, 5 मिनट में। इसका मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंक दो, ऊपर से नीचे फेंक दो, तो वो उसको हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उसका मोशन है ना, उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टाइम इंटरवल से कोई फर्क नहीं है। इक्वल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो वो किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। आगे नेक्स्ट है अपना स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड हम सभी को पता है स्पीड क्या होती है। हम सभी कहते हैं मैं बाइक इतनी तेज चलाता हूँ, मैं इतना तेज चलाता हूँ, मैं स्कूटी इतनी तेज चलाता हूँ, मैं स्कूटी इतने किलोमीटर पर आवर पे चलाता हूँ। होती क्या है स्पीड? वही तो स्पीड है। स्पीड को अगर हम वेल डिफाइंड ढंग से देखें तो क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने। कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूं पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड, पर यूनिट टाइम, टाइम की कुछ भी यूनिट में, पर यूनिट, एक यूनिट में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वही क्या होती है? उसकी स्पीड। अगर उसको फॉर्मूले से अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि विच मीन्स अगर मैं टाइम को क्या कर दूं यूनिट, तो यूनिट मीन्स 1, स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस, बस। तो क्या है, स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, वही उसकी क्या है, स्पीड है। फॉर्मूला होगा उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। चाहे मैं इसको ऐसा लिखूं चाहे मैं ऐसा लिखूं, एक ही बात है। होती है किलोमीटर पर आवर भी होती है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। ऐसा यूनिट ये है, ये क्या है, ऐसा यूनिट कितनी मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, वही उसकी स्पीड है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि देखो स्पीड में क्या क्या चीज आ रही है, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। देखो एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, एस से स्पीड, एस से स्केलर। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट उसकी मीटर पर सेकंड। और स्पीड हमें क्या नॉलेज देती है, स्पीड हमें ये नॉलेज देती है कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्टली या कितना स्लोली मूव कर रहा है। अगर मैं कहूं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो आप देखते बता दोगे सर ये वाला ऑब्जेक्ट है ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये वाला इससे कंपैरिजन में थोड़ा धीमे चल रहा है। तो स्पीड क्या बताती है हमें, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करने का स्पीडली या स्लोली उसका आइडिया देती है। तो स्पीड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और हाउ fast that body is moving. Speed is a scalar quantity. Speed is equal to distance upon time and SI unit equal to meter per second. That's all. हुआ के लिए डिस्टेंस स्पीड वाला। चलो नेक्स्ट अपना टाइप्स ऑफ स्पीड। जैसे टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है, स्पीड तीन टाइप की होती है, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की टोटल टाइम में। यूनिफॉर्म वही सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म वही सेम, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसकी स्पीड होती है नॉन यूनिफॉर्म। अब वापस इधर दोनों अनइक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अनइक्वल करते ही वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यूनिफॉर्म का। मे बी हो सकता है, हमेशा नहीं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, विच मींस पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, दूसरे 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर, चौथे 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर, हर एक 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर ही चल रही है, विच मींस इसकी स्पीड कौन सी, यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, या फिर उसका उल्टा अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, विच मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार, कोई बाइक, कोई भी पहले 1 किलोमीटर में वो 2 किलोमीटर चल रही है, सॉरी पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है, अगले 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर चल रही है, अगले 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर चल रही है, ऐसे अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। चाहे तो टाइम इंटरवल सेम रख लो, चाहे उसकी डिस्टेंस सेम रख लो, दोनों को सेम रखना है। हर एक घंटे में वो पहले 1 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर आधा किलोमीटर, वैसे चल रही है। या फिर हर 1 किलोमीटर को कवर करने में वो कभी 1 घंटा लगा रही है, कभी 2 घंटा लगा रही है, कभी 3 घंटा लगा रही है, दोनों में से एक अनइक्वल है, तो वो कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। और इसका फॉर्मूला बन जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको हम यूनिफॉर्म को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिक्स है इसकी स्पीड, हर बार इसकी स्पीड उतनी रहनी है जो स्टार्टिंग में थी। इसको हम वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, वेरी हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी वो 2 किलोमीटर पर आवर है, कभी वो 1 किलोमीटर पर आवर है, कभी वो 1.5 किलोमीटर पर आवर है, कुछ भी हो सकती है, अलग अलग वेरी हो रही है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है, कन्वर्ट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। हमें कोई दे रखा है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें मीटर पर सेकेंड में। कैसे करेंगे, पहले एक पूरा मेथड वाइज तरीका बताते हैं, फिर एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। मेथड क्या है,
मेथड है पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, आर को सेकंड में चेंज करो, फिर उसको रख दो बस। तो देखते हैं 36 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, हमें पता है 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 मीटर पर, यानी कि उसके अपॉन में बट्टे में आवर, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 60 मल्टीप्लाई 60, क्यों? क्योंकि हमें बताया एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो एक आवर में 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई 60। अब देख लो इसको कैलकुलेशन करनी है, 0 से ये 0, ये 2 0, ये 6 1 6, ये 6, ये 6 1 6, ये 6, कितना बचा सिर्फ 10, तो इसका स्पीड आई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ये तो हमने पूरा मेथड वाइज किया। एक शॉर्ट ट्रिक और होती है, क्या होती है शॉर्ट ट्रिक? अगर किसी भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर पर आवर वाले को 5/18 से, वो आ जाएगा इसका मीटर पर सेकंड। अब ये 5/18 कहाँ से है? 5/18 यही कैलकुलेशन है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। जैसे हमने किया था ना, किलोमीटर 1000 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 60, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हुआ 10 अपॉन में 36, ये 5/18। यही कैलकुलेशन को शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं 5/18, यानी कि किसी भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, किसी भी स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, बस। हमें यहाँ पे क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5/18 से। देखो यहाँ पे टू कन्वर्ट स्पीड किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई विद 5/18, तो 36 में तो है 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड चेंज करना है तो 36 को मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो 36 मल्टीप्लाई 5/18 विच मींस 10 मीटर पर सेकंड। वही है था कैलकुलेशन ट्रिक से भी वही है, ये आपकी टाइम सेविंग ट्रिक्स है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, एक क्वेश्चन है, द ट्रेन the train A traveled a distance of 240 km in 6 hours and train B traveled a distance of 360 km in 8 hours. Which train is faster? दो ट्रेन दे रखी है हमें, ट्रेन A एंड ट्रेन B। ट्रेन A कह रहा है वो ये 240 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 6 आवर में, ट्रेन B कह रहा है कि वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 8 आवर में। ठीक है, अभी पूछा गया इसने विच ट्रेन इज फास्टर, कौन सी फास्ट है? फास्टर स्लोअर का आइडिया कौन देता है? स्पीड देती है, तो हम दोनों की स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ ए यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए, तो क्या होती है स्पीड, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन बाय ए। तो डिस्टेंस कितनी है 240 किलोमीटर, टाइम कितना 6, तो ये 1 टाइम ये 40, तो स्पीड ऑफ ए जिसको मैं ऐसे नाम देता हूं कितने आई 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो ये किलोमीटर में, ये आवर में। स्पीड ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन में टाइम टेकन बाय बी विच इज 360 अपॉन 8। 2 के टेबल से कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 टाइम ये 180 टाइम, ये 2 टाइम ये 90 टाइम, ये 1 टाइम ये 45 टाइम, तो कितनी आई वो मेरी 45 किलोमीटर पर आवर। एस बी which means speed of train B is 45 kilometer per hour. Which is higher, SC or SB? Is it clear? SB is higher, which means train B is faster. कौन सी ट्रेन तेज चल रही है? B ट्रेन तेज चल रही है। बस स्पीड निकालनी थी, फिर बता देना कि इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसको ये फास्टर है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन है ऐसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम 240/6 which means 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन बी SB is equal to distance upon time which means 360/8 which means 45 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, SB is greater than SA, so train B is faster. Is that clear? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, वेलोसिटी। जैसे हमने स्पीड बढ़ा वैसे वेलोसिटी बढ़ना है। देखो पहले क्या पढ़ा हमने, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे ना, लग रहे थे सेम में है लेकिन थे अलग, वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड है, लगते हैं सेम है लेकिन है अलग। जिस टाइप से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम अलग समझते हैं वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी को अलग समझते हैं। जिस इल्यूजन होता है हमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, वही इल्यूजन होता है स्पीड और वेलोसिटी के लिए। स्पीड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का
पर यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको बोल देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर स्पेशल डायरेक्शन में ट्रेवल डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर स्पेशल डायरेक्शन में ट्रेवल डिस्टेंस क्या हो गया? वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जहां पे डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाएगी वो डिस्टेंस ना रह के डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, क्योंकि मैं बताया डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं आती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आएगी ही आएगी। तो वेलोसिटी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम में कवर डिस्प्लेसमेंट कह दूं, चाहे मैं उसको कह दूं पर यूनिट टाइम में कवर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपकी इच्छा है वो बोलो, मैं दोनों बताऊंगा। वही ऐसे यूनिट दोनों की सेम होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की ऐसे यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। बस। तो वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। गिवन डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। चाहे आप फर्स्ट वाले लिखो चाहे सेकंड वाले लिखो, दोनों ही सही है, दोनों जो याद होती है, जो अच्छी लगती है वो लिखो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यही है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट खुद क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन बनाई है। टाइम को पर यूनिट करो तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी होगा, पर यूनिट टाइम में कवर डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी कहलाती है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो होगी ना। वो डायरेक्शन कौन सी होगी? जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट इसकी, ऐसा यूनिट होगी इसकी, वही सेम ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। क्या होगी? मीटर पर सेकंड। चले आगे, चलो नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हमने टाइप ऑफ मोशन पढ़ी, हमने टाइप ऑफ स्पीड पढ़ी, अब टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़ना है। करते हैं टाइप ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कितने टाइप की? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितने टाइप की वेलोसिटी? 3 टाइप की। एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो दोनों सेम आ रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का हो, यूनिफॉर्म मोशन का हो, दोनों में क्या हुआ था? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की थी। यहाँ पे बस डिस्टेंस की जगह क्या ध्यान रखना है? डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज, एवरेज क्या होगा? एवरेज हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो वो बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज। एवरेज वेलोसिटी क्या है? v बार से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, फाइनल को करते हैं v से, और एवरेज को v बार से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि v बार इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म है तो वेरिएबल वेलोसिटी, और इधर एवरेज वेलोसिटी का दूसरा v बार इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इज दैट क्लियर? चलो चले आगे। नेक्स्ट है अपना गिव डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट किया था ना, वैसे स्पीड और वेलोसिटी में भी कर लेते हैं। एक साइड लिखेंगे स्पीड, एक साइड लिखेंगे वेलोसिटी, और दोनों को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो लिखे स्पीड वेलोसिटी। पहला डिफरेंस क्या होगा? उनकी डेफिनेशन ही होगी। स्पीड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम कवर डिस्टेंस, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम कवर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। जिस टाइप से डिस्टेंस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं हो सकती थी, नेगेटिव नहीं हो सकती थी,
तो अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमेशा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव ही रहेगी, ना जीरो हो सकती ना नेगेटिव हो सकती है। लेकिन हमने ये देखा था डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वेलोसिटी भी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब उसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट हो। नेगेटिव कब होगी? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर वो आगे जा रही है तो पीछे की तरफ जाने लग जाए, आगे से उल्टा डायरेक्शन चला जाए, उस टाइम हो जाएगी उसकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो स्पीड कांट बी जीरो एंड नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब एक और देखा था हमने, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस बड़ी है तो स्पीड भी बड़ी होगी। तो यहां पे क्या होगा? स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। चले आगे, नेक्स्ट है अपना, कैन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी बी सेम। अगर कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, उसका वेलोसिटी और स्पीड सेम हो सकता है क्या? देखो फॉर्मूला क्या है स्पीड और वेलोसिटी के, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो दोनों में सेम लगा है, एक ही ऑब्जेक्ट है चाहे वो मूव कर रहा है, टाइम तो सेम ही है। तो सेम हो सकता है क्या? कब होंगे सेम? अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वहां पे उसकी स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का कब सेम होता है? जब वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ये ए से बी तक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इस कंडीशन में उसका डिस्टेंस उसकी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, और इस कंडीशन में अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो वेलोसिटी स्पीड के इक्वल होगी। यानी कि हाँ, हो सकती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या वेलोसिटी और स्पीड सेम। कब? जब वो ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करे। सिंगल स्ट्रेट लाइन में, कोई टर्न भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे से ऐसे भी नहीं होना चाहिए, नहीं, सिंगल स्ट्रेट लाइन में ऐसा ही चलता रहे। ऐसा भी नहीं कि ऐसा चलता चलता आगे पीछे आगे वापस बैकवर्ड आ गया, नहीं, चलता ही रहे आगे डायरेक्शन में, तब उसकी वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी? सेम होगी। अगर ऐसा नहीं है तो सेम नहीं होगी। तो सेम कब होगी? यस, इफ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सेम। ओके, नेक्स्ट है अपना, कैन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी बी जीरो। जीरो हो सकती है क्या? हमने पीछे किया, स्पीड जीरो नहीं होती कभी भी, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कब? जब उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम आ जाए। तो क्या आएगा आंसर? एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। चलो आगे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? अब देखो एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है। तो एक्सीलरेशन ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो जहां कहीं पे भी रेट आ जाता है ना, रेट मींस डिवाइड बाय टाइम, ऊपर जिसकी रेट है वो नीचे डिवाइड बाय टाइम, चाहे किसी की भी रेट आ जाए। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन स्मॉल ए से इसको डिनोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो ऊपर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट जहां पे भी आ जाए मतलब कि टाइम का डिवाइड देना है, किसमें डिवाइड देना है? जिसकी रेट है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन किसकी रेट है? चेंज इन वेलोसिटी की। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज क्या होता है? चेंज मीन्स सर छुट्टे चिल्लर नहीं, चेंज मीन्स किसी में कितना चेंज हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स कि अगर आप घर से निकले उस टाइम आपके पास 20 रुपए थे, आप घर से निकले उस टाइम आपके पास 20 रुपए थे,
घर से थोड़ी दूर निकले, आपके रिलेटिव दिखे, आपको उसे प्रणाम किया, नमस्कार किया, आपके रिलेटिव खुश हो गए, आपके रिलेटिव ने आपको 20 रुपए और दे दिए। तो घर से निकले तब आपके पास कितने रुपए थे? 20 रुपए। रिलेटिव से मिलने के बाद रिलेटिव ने भी 20 रुपए दे दिए, तो टोटल कितने हो गए? 20 + 20 यानी कि 40 रुपए। तो आपके पास चेंज कितना हुआ? आपके रूपों में चेंज कितना है? आपके जो मनी है आपके पास उसमें चेंज कितने का आया? तो आप चेंज ये देखोगे ना, 20 रुपए का चेंज आया सर, पहले 20 से बाद में 40 हो गए। वो कैसे आए? क्योंकि फाइनल आपके पास फाइनली कितने रुपए हैं? 40 रुपए। इनिशियली कितने थे? 20 रुपए। तो वही वेलोसिटी में भी चेंज कितना होगा? उसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो उसका डिफरेंस, वही क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया अपना चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को किसको रिप्रेजेंट करता है? v से, इनिशियल को u से, टाइम को t से। तो a = v - u अपॉन t। ये किसका गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ऐसा यूनिट ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मीटर अपॉन में सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड। कैसे? क्योंकि हमें पता है मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड, ये 1। तो ये बट्टे का बट्टा ऊपर जाके पलटा, बट्टे का बट्टा ऊपर जाके पलटा, विच मींस मीटर पर सेकेंड, पलटा विच मींस 1 अपॉन सेकेंड। ये हो गया मीटर, ऊपर तरह मीटर ही, नीचे आ गया सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट होती है उसकी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिखूं चाहे मीटर सेकेंड -2, ऐसा लिखूं, दोनों एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, v - u अपॉन t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। या सीधा सा ऐसे याद रखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट है इसकी मीटर पर सेकेंड, बस ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। The rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration is a vector quantity. Acceleration is equal to change in velocity upon time taken for change. ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन a = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, विच मींस a = v - u अपॉन t। चले आगे ना, आगे एक नोट है, धीरे सा स्क्रॉल होता हुआ आ गया। क्या है ये है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं होती। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि u = v। u = v है तो यहां पे रखो u = v, v - u कितना हो जाएगा? 0। तो 0 अपॉन कुछ भी टाइम हो, 0 अपॉन t, एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें देखो ये जो स्क्रॉल हो गया है इसमें यही बात कर रहा है। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी u = v, विच मींस v - u = 0। तो ये 0, तो एक्सेलरेशन भी 0, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हमेशा कितना रहेगा? 0। इज दैट क्लियर? चलो आगे है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। हर चीज के टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन के भी टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितने टाइप के? 2 टाइप के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो चेंज भी यूनिफॉर्मली हो रहा हो, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी वो इक्वल रेट से चेंज हो रही है, हर 5 मिनट के बाद में उसकी वेलोसिटी, हर 10 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी सेम रेट से चेंज हो रही है, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज अनइक्वल रेट से हो रही है, यानी कि हर 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी कभी कुछ चेंज हो रही है, कभी कुछ चेंज हो रही है। यानी कि अगर मैं दोबारा एक सही एग्जांपल से बताएं तो अगर ईच 10 मिनट, टाइम इंटरवल 10 मिनट से, अगर उसकी वेलोसिटी
जो 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है। हर 10 मिनट के बाद में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो कम हो रही है, चाहे वो इंक्रीज हो रही है चाहे वो डिक्रीज हो रही है। जैसे स्टार्टिंग में मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, 10 मिनट के बाद में 22 हो गई, उसके 10 मिनट बाद में 24, उसके 10 मिनट बाद 26, उसके 10 मिनट बाद 28, उसके 10 मिनट 30, यानी कि हर 10 मिनट बाद में उसकी वेलोसिटी 2 से इंक्रीज हो रही है, चाहे वो 2 से डिक्रीज हो। जैसे 10 मिनट के बाद में 18, उसके 10 बाद 16, उसके 10 बाद 14, उसके 10 मिनट 12, उसके 10 मिनट 10, यानी कि हर 10 मिनट के बाद में उसकी वेलोसिटी चाहे इंक्रीज है चाहे डिक्रीज है, उनका रेट सेम है, यानी कि कितने से चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन सेम रेट से चेंज हो रही है, यानी कि कहने का सेंस है उसका एक्सीलरेशन सेम रह रहा है। एक्सीलरेशन या तो वो प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड है या वो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड है। जब इंक्रीज होती है तो प्लस का है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस का है, यानी कि इसका एक्सीलरेशन सेम रह रहा है, तो वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसको हम एक्सीलरेशन ना बोल के ये बोलेंगे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल रेट से चेंज हो रही है तो उसकी एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यही अगर क्या हो, वही सेम एग्जांपल है कि हर 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी अनइक्वल रेट से चेंज हो रही है। अनइक्वल रेट से कहने का सेंस है वही सेम एग्जांपल है कि वही व्हीकल है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, हर 10 मिनट के बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन अलग अलग रेट से हो रही है। विच मीन्स कभी वो 20 से 21, कभी वो सीधा 25, कभी वो 26, कभी वो 28, कभी वो 29.5, अलग अलग कुछ भी ले लो, चाहे वो डिक्रीज हो रही है, कभी वो 19, 19.01, 19 ये क्या सॉरी डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज हो रही है तो 18 कर लेते हैं, 18.01, ये 17, ये 16, कुछ भी हो रही है, अलग अलग रेट से चेंज हो रही है, कोई फिक्स नहीं है, कभी 4 बढ़ गया, कभी 1 बढ़ा, कभी 1 कम हो गया, कभी 2 कम हो गए, अलग अलग रेट से कम हो रहे हैं। कहने का सेंस है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज हो रही तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज नहीं हो रही तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलेंगे, एग्जांपल क्या है इसका, कार रनिंग इन क्राउडेड एरिया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, कभी तेज हो गई कभी धीमी हो गई, वो किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म का। इसमें मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी वही सेम, ऊपर से नीचे फेंक दो, उसका एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा। और मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एक ढलान वाली जगह पे बॉल कोई रोल करते हुए नीचे आ रही है, उसका भी एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा। वो किसके एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। चले आगे, नेक्स्ट स्टेप ने व्हाट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा ना, हमने एक एग्जांपल दिखा अभी यूनिफॉर्म वाले में, चाहे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है चाहे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, अगर सेम रेट से है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पे देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है ना, तब हमने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लिखा था। अगर याद हो तो एक्सेलरेशन को मैंने लिखा था a = -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्या होता है, रिटार्डेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तो हम उसका एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और अदर वर्ड्स में बोल देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्या होता है, उसका रिटार्डेशन। बाकी सब सेम रहते हैं, रिटार्डेशन इसके वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, वगैरह वगैरह सब सेम है। जैसे रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेस देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन। ऐसा यूनिट उसकी सेम रहती है, मीटर पर सेकेंड, फॉर्मूला भी सेम रहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इस कंडीशन में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जो अपने बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी। जैसे आप घर से निकले, 20 रुपए थे, आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, अब आपके पास 10 रुपए बचे, तो 10 - 20 माइनस का 10 आया ना, वही कब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, जब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन क्लियर हो जाएगा। A driver decreases the velocity of a car from 50 meter per second to 20 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration and retardation of car. एक कोई ड्राइवर है जो अपनी कार की स्पीड को डिक्रीज करता है, कम करता है, कहां से कहां तक लेके आता है,
50 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड लेके आ रहा है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा उसको 10 सेकंड। हमें क्या फाइंड करना है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। चलो फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल 50 अपॉन टाइम कितना है 10, तो कितना हुआ 20 माइनस 50 यानी कि माइनस का 30 अपॉन 10 यानी कि -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सीलरेशन के आगे मैं वैल्यू के आगे नेगेटिव लगा दूंगा ना तो ये क्या है एक्सीलरेशन। अगर मैं इसको रिटार्डेशन के फॉर्म में लिखूं, रिटार्डेशन को क्या लिखागा रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन व्हिच मींस नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन यानी नेगेटिव ऑफ -3 यानी कि प्लस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है ना, ये अपने आप में ये बता रहा है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है यानी कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है। अगर एक्सीलरेशन पूछे ना तो हम लिखेंगे माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन पूछ ले तो प्लस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्लियर हुआ अब इससे रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन का कंसेप्ट। देखो इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम 10 सेकंड, एक्सीलरेशन v - u अपॉन t which means -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन which means नेगेटिव ऑफ -3 यानी कि प्लस का 3 मीटर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर सिर्फ रिटार्डेशन बोलता तो हम ये प्लस का 3 लिखते, एक्सीलरेशन पूछता था माइनस का 3, दोनों पूछ लिए दोनों बता दिए, बस खत्म। चले आगे। नेक्स्ट है अपना इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस कितनी होती है 3। कितनी होती है 3 होती है। 3 इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सीलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, सेम रहेगा पूरी जर्नी में एक्सीलरेशन। कितनी इक्वेशन होती है देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती। कौन कौन सी होती है 3 टाइप की, इसको देखो नंबर वाइज याद रखेंगे। नंबर 1 होती है v = u + at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + ½ at²। सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as। v² = u² + 2as। देखो यहाँ पे v u a वगैरह वगैरह क्या है देखते हैं। अभी v सभी को पता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s फॉर स्पीड नहीं s फॉर डिस्प्लेसमेंट। s क्या है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी टाइम हाफ एक्सेलरेशन टाइम, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 2 एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। s क्या है डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो थर्ड तीनों इक्वेशन है ना, तीनों इक्वेशन अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती है, अलग अलग रोल रखती है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम t। t टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है वो बताता है। सेकंड इक्वेशन इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टाइम t। डिस्प्लेसमेंट बताता है t टाइम के बाद उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। थर्ड इक्वेशन क्या बताता है इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्प्लेसमेंट s। टाइम ना दे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे दे तो उस टाइम में थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तीनों न्यूमेरिकली काम आते हैं, तीनों के न्यूमेरिकल्स देख करेंगे। चलो ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नंबर वाइज याद रखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है कि v² = u² + 2as। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है v = u + at। सेकंड कौन सी है s = ut + ½ at²। नंबर वाइज याद रखेंगे। चलो यहाँ पे क्या है u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा नोट और दिखाता है, स्क्रॉल लेके आओ, आ गया स्क्रॉल। क्या है ये सर स्क्रॉल है, क्या है स्क्रॉल में लिखा हुआ बताओ सर आप क्या लिखा है इसमें। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है यानी कि पहले खड़ी है बाद में उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो उस टाइम उसका खड़ी है रेस्ट पोजीशन में तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी है क्या नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी कौन सी इनिशियल वेलोसिटी 0। वही अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में जा रहा है यानी कि रुक रहा है
तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यानी कि पहले तो चल रहा था किसी वेलोसिटी से, लेकिन ब्रेक लगा दिए, ब्रेक अप्लाई कर दिया और वो रुक गया, अब उसकी वेलोसिटी 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट v इक्वल टू 0। अब इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वही बात, यूनिफॉर्म मोशन वाला, यूनिफॉर्म है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो एक्सीलरेशन, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म में क्या होगा, v इक्वल टू यू, v माइनस यू इक्वल टू 0, और एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये वाला 0, तो पूरा का पूरा a v 0। ये आया स्क्रॉल अपना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में जा रहा है यानी कि रुक रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, और अगर कोई ऑब्जेक्ट की मोशन या फिर उसकी स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम आ गई, तो एक्सीलरेशन क्या होगा उसका, 0। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब करते हैं हम डेराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी ना, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको डेराइव करना है। देखो, डेराइव हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है कैलकुलस मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड। हमने ग्राफ्स अभी तक पढ़े नहीं है, अभी इसके बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड से वापस करेंगे। अभी हम कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं। कैलकुलस मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूलाज की। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड s equal to ut plus half at square, and third one is v square equal to u square plus 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हमें क्या करना है, डेराइव करना है। डेराइव करने से पहले एक थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे, क्या, कि लेट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर t टाइम इट्स एक्सीलरेशन इज a, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड डिस्प्लेसमेंट इज a। फिर उसको आप मेन टॉपिक पे आते हैं डेरिवेशन करने के, तो करते हैं उसको डेरिवेशन। तो थ्योरी लिखते हैं, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज u, एक्सीलरेशन इज a, and t, and after t time this object covers displacement s and its final velocity becomes v। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन करो, डेराइव करो, उसको दिमाग में रखो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। ये कैसे आ सकती है? अगर आपको याद हो तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम मींस t। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो at इक्वल टू v माइनस u, ट्रांसफर करो, देखो at प्लस u इक्वल टू v, हो गई ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव, बस हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव, बस चुटकियों का काम है मैं डेराइव करना। तो एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, तो v माइनस यू इक्वल टू at, v इक्वल टू यू प्लस at। वैसे ही सेकंड भी कर लेंगे, थर्ड भी कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट लेके आना है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन के फॉर्म में। चलो, अगर आपको याद हो तो एवरेज वेलोसिटी, इसी वीडियो में बात की थी कि दो फॉर्मूले होते हैं एवरेज वेलोसिटी के, दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है v प्लस यू अपॉन 2, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, और एक और क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है ना। बस यहीं से देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये तो क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रख दो, डिस्प्लेसमेंट s, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो इसमें कहीं पे v नहीं आ रहा, लेकिन इसमें v आ रहा है, तो v को एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे। कहां से हटाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, तो v की ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रखते क्या हो जाएगा, इस साइड करते हैं, s इक्वल टू v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस at, u प्लस at प्लस u a वाले पढ़ा था, अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में t, s इक्वल टू u प्लस यू 2u प्लस at अपॉन में 2, ये मल्टीप्लाई में t, 2 को सेपरेट डिवाइड देंगे, 2u प्लस
AT, दोनों गए अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में T, तो S 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, U T की मल्टीप्लाई कर रहे UT प्लस यहाँ पे रह जाएगा हाफ A T, यहाँ पे है T की मल्टीप्लाई कर T मल्टीप्लाई T स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट। बस ये भी चुटकी का काम है। ये कौन सी होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 मींस v प्लस u अपॉन 2 और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ये कहां से है पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस u अपॉन 2, ये वाली वैल्यू यहां पे रख दी, मल्टीप्लाई t, v को कर दिया एलिमिनेट, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू u प्लस at, बस इसको कैलकुलेशन किया, u प्लस at अपॉन 2, इससे आ गया 2u प्लस at अपॉन 2 मल्टीप्लाई t, सेपरेट डिवाइड दिया और t की मल्टीप्लाई करते हैं, s इक्वल टू आ गया अपना ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसे ही करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अपनी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो इसमें कौन सा v है, u है, a है और s है, t नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से t को एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस at, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको ट्रांसफर करके v माइन at इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू, t को मल्टीप्लाई a को डिवाइड में दे देंगे तो v माइनस यू अपॉन ए, t की ये वैल्यू यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये s इक्वल टू u मल्टीप्लाई में v माइनस यू अपॉन में a माइन और प्लस हाफ a पड़ा है, t स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। फिर s, फिर रखेंगे अपन s ये होल स्क्वायर, s इक्वल टू u की मल्टीप्लाई करा देंगे, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ पड़ा है a v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस हाफ a पड़ा है u माइनस वी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऊपर नीचे दोनों का होगा, बस इसको सॉल्व करना है। ऊपर करते हैं थोड़ा, s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस हाफ, देखो एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे रहेगा a तो a आ गया इधर, ऊपर कितना रहा सिर्फ u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। एलसीएम लेंगे, इधर a है इधर 2a है, एलसीएम आ जाएगा मेरा 2a, एलसीएम आ गया 2a, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखो प्लस का 2uv माइनस का 2u, ये हो गया कैंसिल, माइनस का u स्क्वायर, ये देखो ये माइनस का 2 आ रहेगा ना, माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर हो जाएगा मेरा माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 2a, किसके इक्वल है ये, s के, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ट्रांसफर कर दो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आगे मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई डेराइव, ये भी हो गई। देखो अब इसको s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू u प्लस at, इससे t की वैल्यू होगी v माइनस यू अपॉन a, इक्वेशन 1 नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट करते क्या आएगा, s इक्वल टू u ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे, एलसीएम लेंगे तो लास्ट में मेरा रिजल्ट आ जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हो गई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव। अब चलते हैं आगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो अभी बात की थी ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब करते हैं ग्राफ्स, मोशन के ग्राफ। इसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ में पहले करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इन्हीं में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम एक्सप्लेन कर लेंगे। और जैसे स्पीड टाइम ग्राफ करेंगे वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उन्हीं में हम स्पीड वाले में वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी शोज द स्पीड ऑफ इट,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितनी है, और यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वो किसको रिप्रेजेंट करता, वेलोसिटी को। किसको, वेलोसिटी को। तो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, अब स्पीड में हमने देखा था टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अलग टाइप से ग्राफ होंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अलग से टाइप ग्राफ होंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक एक्सिस पे लेंगे डिस्टेंस, एक एक्सिस पे लेंगे टाइम। एक्स एक्सिस पे हमेशा लेंगे टाइम, वाई एक्सिस पे लेंगे अपने डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, हो सकता है वो ऑरिजिन से स्टार्ट हो सकता है वो ऊपर नीचे से हो, रहेगा स्ट्रेट लाइन ही। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, डिस्टेंस और टाइम का है, तो वो किसका है, यूनिफॉर्म स्पीड का है। यही नॉन यूनिफॉर्म हो तो, नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कर्व शेप आएगा ऐसा, वही वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे टाइम, ये क्या आएगा, कर्व शेप का। ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का। इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोलिक शेप आएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोलिक है। ये है यूनिफॉर्म स्पीड का, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अब ये जो यूनिफॉर्म स्पीड में इस टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप है, स्लोप यानी कि ढलान है, ढाल है, ये वाली ढलान है ना, इसको अगर नाम दो ए बी, तो ये जो ए बी लाइन है, ए बी स्लोप है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करती है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को। किसको रिप्रेजेंट करती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को। और अगर मैं इसको मिलाऊं, ये ए बी, इसको सी दे देता है, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी आता है वाई एक्सिस की वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस पे, वाई एक्सिस पे, टाइम किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ए बी इक्वल टू वाई, वाई पे मतलब कि बी सी अपॉन में एक्स एक्स मींस ए सी। ये इसको अगर y अपॉन एक्स, y की वैल्यू अपॉन में x की वैल्यू, y एक्सिस पे डिस्टेंस, x पे टाइम, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को, जिस ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ है। ये तो था अपने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अगर वापस देखें तो y एक्सिस पे लेंगे डिस्टेंस, x एक्सिस पे लेंगे टाइम, ये है यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखो, इस पे अगर ए बी सी की नाम दे, ये वाली जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ओ बी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ए बी अपॉन ए सी, स्लोप ऑफ ग्राफ। चले, ए बी अपॉन ए सी कैसे किया, ये देखो, चाहे मैं इसकी वैल्यू लिखूं चाहे इसकी वैल्यू लिखूं, एक इक्वल है। क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो ये ए सी इक्वल टू ओ बी कर दो, चाहे ए बी इक्वल टू ओ सी कर दो, क्योंकि जितनी वैल्यू ये है उतनी वैल्यू है, और जितनी इसकी वैल्यू है उतनी वैल्यू इसकी है। तो स्पीड क्या आएगी, वाई की वैल्यू अपॉन एक्स की वैल्यू, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो किसके लिए था, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किस शेप में होता है, पैराबोलिक शेप में होता है। किसमें, पैराबोलिक में। फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कर्व लाइन, यानी कि पैराबोला। कैसे, इस टाइप से, ये डिस्टेंस टाइम ये कर्व लेता हुआ ऊपर जा रहा है, कर्व ले रहा है। चले ना, अभी बाकी है, क्या है, एफ। वही बात जो पहले की थी, जो चीजें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, वो चीजें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए भी होंगी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। बस, जैसे इफ डिस्टेंस चेंज करे डिस्प्लेसमेंट में, तो स्पीड जहां स्पीड है वो हम उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे ये किसके लिए था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। पहले वाला यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। शेप वही रहेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। चले अब आगे चलते हैं। अब स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम किए थे, वैसे ही स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। वैसे उसमें एक में ही दोनों को समझ लेते हैं, इसमें भी एक में दोनों को समझ लेंगे। तो स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, स्पीड को, वेलोसिटी को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को। वही y अपॉन एक्स, वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड या वेलोसिटी। यहां पे क्या होगा, y अपॉन एक्स, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप उसकी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। स्लोप ऑफ दोज ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ तीन टाइप के हो सकते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से, दो टाइप के, दो से हमने तीन कर दिए। कौन कौन से, दो टाइप, वही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, उसमें भी दो कंडीशन है।
वेलोसिटी सेम रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी अनइक्वल रेट से चेंज हो रही है। यानी कि एक है जीरो एक्सीलरेशन मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, दूसरा एक्सीलरेशन मोशन। एक्सीलरेशन भी दो टाइप के, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो 3 टाइप के कौन कौन से हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि चेंज होती है लेकिन सेम रेट से होती है, और स्पीड चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। चलो इन तीनों ग्राफ को डिटेल से देखते हैं। स्पीड टाइम वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, स्पीड चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। पहले देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। ये एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? टाइम, इस पे स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी। अब क्या हो रहा है, एक कोई व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा है, मान लो तो इस स्पीड पे है, उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, टाइम बढ़ाते जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो क्या होगा? ये ऐसा ही तो आएगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल, बस एक्स एक्सिस से पैरेलल। इसमें स्लोप है क्या? स्लोप कब होती? जब ये ऐसा होता, ये तो ऐसा है, स्लोप है ही नहीं, ऐसा होता तो स्लोप आती ना, ये तो ऐसा है, यानी कि स्लोप क्या है? जीरो है। स्लोप जीरो मतलब कि एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो किसका होता है? इसकी स्पीड चेंज नहीं होता। ये ग्राफ भी तो उसी का है, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का, बस सॉरी, बस ये किसका है? यूनिफॉर्म स्पीड का। अब देखते हैं स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। वो 3 तरह से हो सकती है स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। एक तो हो सकता है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो, मतलब स्पीड जीरो से स्टार्ट हो। एक हो सकता है वो ओरिजिन नहीं, कहीं ना कहीं दूसरी उसकी स्पीड पहले कुछ थी, बाद में वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है, विदाउट ओरिजिन स्टार्ट हो सकता है, और डिक्रीज भी हो सकता है स्पीड में। तो पहले जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का स्पीड टाइम ग्राफ, अगर स्पीड चेंज यूनिफॉर्म रेट है यानी कि उसका एक्सीलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। सेकंड वन रिटार्डेशन, उसकी स्पीड कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, कि पहले कुछ ज्यादा थी, ब्रेक लगा दी, धीरे धीरे स्पीड कम हो गई। उसका ग्राफ भी देखो है स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन ये रिटार्डेशन नीचे की ओर आ रहा है। ये इसकी स्लोप अगर गौर से देखे तो अपवर्ड है, बढ़ती जा रही है। इसकी स्लोप अगर गौर से देखे टाइम के साथ साथ नीचे आ रही है, डाउनवर्ड है। और ये जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ उसकी वेलोसिटी पहले से कुछ थी, उसके बाद में उसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ये भी स्ट्रेट लाइन। स्पीड चेंज है नॉन यूनिफॉर्म रेट, नॉन यूनिफॉर्म वाला वही कर्व शेप, पैराबोलिक शेप, ये पैराबोला लेता हुआ। अब ये क्या है? पहला क्या है? नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है ही नहीं, जीरो है। ये स्लोप अपवर्ड ऊपर की तरफ है, ये स्लोप डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, स्लोप अपवर्ड ऊपर की तरफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। विच मीन्स क्या है? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये देखो क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड है, वेलोसिटी कम हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो ये रिटार्डेशन है। ये इन दोनों में अपवर्ड है, वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, यानी कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ही अपना। चले आगे, चलो। अब एक एरिया इनक्लोज बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स अस व्हिच क्वांटिटी। क्वेश्चन है कि स्पीड टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है, जैसे अगर हमने ग्राफ बनाए ये कौन सा है? स्पीड, ये टाइम, इसके नीचे का एरिया, एरिया कौन सा होगा? ये देखो, ये एक्स एक्सिस और ये जो शेडेड एरिया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसका? स्पीड टाइम कर्व का। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा डिस्टेंस को। अगर क्या है? स्पीड है, और यही अगर वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता। बस ये है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस, एंड अगर क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो किसको होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस फॉर स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चले आगे, चलो नेक्स्ट अपना ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ग्राफ गिव फॉलोइंग आंसर। ग्राफ कहां पे भैया? ये रहा ग्राफ। ये जो गिवन ग्राफ है इसके बेसिस पे कुछ आंसर्स देने हैं। ये ग्राफ है, देखो गौर से देख लो, स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड, ये टाइम, स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, ये 0 से लेके 4 तक P, ये S, Q, T, 4 से 10, 10 to 16, ये R, ये टाइम, ये स्पीड वगैरह देखा हुआ है। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OP? OP कौन सी मोशन को रिप्रेजेंट करता है? ये क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ, जिसकी स्लोप अपवर्ड है, स्लोप अपवर्ड है, स्ट्रेट लाइन है, तो कौन सी मोशन को करेगा? स्लोप अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन को कर रहा है।
यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन को। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों? क्योंकि स्लोप अपवर्ड है, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सीलरेशन को। और स्ट्रेट लाइन है विच मींस ये कौन सा एक्सीलरेशन है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन। तो ये किसको? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू? पी क्यू कौन सी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? पी क्यू देखो रिप्रेजेंट तो किसको करेगा? एक्सीलरेशन को, लेकिन इसकी देखो स्लोप ना अपवर्ड है ना आउटवर्ड है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ऐसा ही है, यानी कि इसका एक्सीलरेशन है ही नहीं, विच मीन्स ये कांस्टेंट स्पीड या नो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन या नो एक्सीलरेशन को। थर्ड, विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू आर? क्यू आर ये रहा, क्यू आर में अगर गौर से देखो तो स्लोप डाउनवर्ड आ गई, स्लोप डाउनवर्ड आ गई, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप डाउनवर्ड आते किसको रिप्रेजेंट करती है? रिटार्डेशन को, और स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन को। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही ग्राफ है, इसी का ये फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन फाइंड करने से पहले ये देखेंगे एक्सीलरेशन हो रहा कौन सी रीजन में है। तो एक्सीलरेशन इस OPS रीजन में हो रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? ये OP, ये होगा OP, ये वाला एक्सीलरेशन OP, और वो किसका होता है? y अपॉन x। y पे क्या है? PS, और इस पे OS। PS की वैल्यू कितनी है? ये 0 to 6, ये अगर गौर से देखो तो 0 to 6 यानी कि 6, और ये 0 to 4 यानी कि 4, तो 6/4 यानी कि ये 2 टाइम, ये 3 टाइम यानी कि 3/2 या फिर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व एट लाइन OP which is PS upon OS equal to 6/4 means 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रिटार्डेशन कहां पे हो रहा है? जहां पे स्लोप डाउनवर्ड जा रही है, QR वाले रीजन में। तो QR की स्लोप, QR की लाइन तो स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगी वो रिटार्डेशन को होगा, वो करते हैं फाइंड। ये कौन सा? ये वाला, वही y अपॉन x। y क्या है? ये वाला, x ये रहा, तो रिटार्डेशन क्या होगा? y अपॉन x, QT अपॉन में TR। QT देखो वापस अगर गौर से देखो तो चाहे मैं ये लिखूं, चाहे ये लिखूं, चाहे ये लिखूं, 6 ही होगा। TR कहां से? देखो 10 to 16 यानी कि 16 - 10 यानी कि 6/6 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना आ गया इसका? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व एट लाइन QR, QT अपॉन RT इक्वल टू 6/6 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट P to Q, P से लेके Q तक में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? तो डिस्टेंस क्या होता है? एरिया कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये जो P से लेके Q तक है तो इतना एरिया होगा, वही उतने डिस्टेंस क्यों की? क्योंकि इसने P to Q ही पूछा है। तो P से Q तक में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? इस इतने एरिया में या इतने रीजन में उसने कितना एरिया है उसका कर्व का। तो ये देखो अगर गौर से देखो तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब कि L × B, चाहे किसी को L ले लो चाहे किसी को B ले लो, तो एरिया क्या हो जाएगा? चाहे इसको मैं PQ मल्टीप्लाई ये लिख लो, चाहे QT लिख लो, चाहे PS लिख लो, ये PS। PQ कितना है? 4 to 10 जा रहा है यानी कि 10 - 4। PS ये 0 to 6 जा रहा है, which means 6 - 0 यानी कि 6 × 6 यानी कि 36 मीटर। क्यों? क्योंकि इसने क्या पूछा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में आएगी? मीटर में। डिस्टेंस किस में आएगी? मीटर में। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन PQ एंड टाइम एक्सिस। PQ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया वो कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQTS इक्वल टू PQ × PS यानी कि 6 × 6 यानी कि 36 मीटर। चले आगे। नेक्स्ट है अपना डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना। हमने कैलकुलेशन मेथड से किया था जस्ट अभी, अब ग्राफिकल मेथड से और करें। ग्राफिकल मेथड से करने से पहले हमें ग्राफ लेके आना पड़ेगा। ग्राफ कैसे लेके आएंगे? ये ग्राफ लेके आ गए। कौन सा ग्राफ है? इसको ध्यान से देखो, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से कुछ ऊपर जा रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। क्योंकि हमें क्या पता है? हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली मोशन पे लगता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी लगता है। तो यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ लेके आए जो कुछ ना कुछ ऊपर ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट हो रहा था। अगर इस ग्राफ को ढंग से देखें तो क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। OA इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जब टाइम स्टार्ट नहीं होता। T टाइम के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? CB, ये वाली V है। टाइम T है जिसको मैं बोल सकता हूँ OC, AD एंड ED।
स्लोप क्या होगी, ए बी, स्लोप क्या होगी ए बी। अगर इसको ग्राफ से गौर से देखें तो u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ओ ए हो सकती है, वो डी सी हो सकती है, वो डी सी हो सकती है। टाइम t की बात करें तो ओ सी हो सकता है, वो ए डी हो सकता है, और वो ई बी हो सकता है। फाइनल वेलोसिटी v की बात करें तो वो बी सी हो सकता है, इसको मैं बी डी प्लस डी सी ऐसा भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ओ ई, और उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए ई। इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ए बी, एक्सीलरेशन क्या है, ए बी, बस। ये अपने जो ग्राफ में दे रखा है, इससे हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करनी है। तो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हियर इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू ओ ए इक्वल टू सी डी, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू बी सी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू सी डी प्लस बी डी इक्वल टू ओ ए प्लस ए, टाइम t इक्वल टू ओ सी प्लस ओ सी इक्वल टू ई बी प्लस ए इक्वल टू ए डी। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एरिया अंडर कर्व एंड टाइम एक्सिस। ये इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के पीछे का पूरा एरिया, जो भी एरिया आएगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में यही रखेंगे, इसी ग्राफ से करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v को अगर गौर से देखें, v इक्वल टू अगर ग्राफ में देखें तो क्या आएगा, bc, bc को मैं कैसे लिख सकता हूँ, bd प्लस cd, bd प्लस cd। cd देखो, cd तो है u है, बस cd तो u हो गया, v इक्वल टू bd प्लस u। अब bd को हमें क्या लिखा है ना, 80, हमें पता है ये फर्स्ट इक्वेशन है, bd इक्वल टू 80। अगर गौर से देखो, ab क्या है, स्लोप है, ab इक्वल टू एक्सीलरेशन, स्लोप एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये क्या है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, y अपॉन x। स्लोप क्या आएगा, y अपॉन x, y पे क्या है bd, x पे क्या है ad, तो bd इक्वल टू क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई ad, ad क्या है, टाइम ही तो है, तो bd इक्वल टू a मल्टीप्लाई t। bd क्या आ गया, 80, बस v इक्वल टू 80 प्लस u, इसको बस ऐसे लिख दो, v इक्वल टू u प्लस 80। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गई। बस दोबारा देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी डी प्लस ई डी, v इक्वल टू बी डी प्लस u। अब हमें पता स्लोप ऑफ लाइन ab इक्वल टू एक्सीलरेशन, यानी कि bd अपॉन ad इक्वल टू a, ad इक्वल टू t है, तो bd इक्वल टू आ जाएगा 80। ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे bd की वैल्यू, तो v आ जाएगा 80 प्लस u या फिर u प्लस 80। आगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे करेंगे हम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं ग्राफ वापस लेके आऊं, ये अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये जो शेडेड एरिया कर रहा हूं वो टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। अगर इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट एरिया निकालना चाहूं तो दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक ये ट्रायंगल बन रहा है ADB, और एक ये रेक्टेंगल बन रहा है AOCD। इन दोनों का एरिया निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो वो मेरा टोटल एरिया हो जाएगा। और टोटल एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, बस यही करना है। तो S डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल एरिया अंडर कर्व। टोटल एरिया अंडर कर्व क्या होगा, S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू बी। S इक्वल टू हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा, ये AD क्या है T, ये T। हाइट कौन सी है, हाइट ये रही BD, हाइट BD तो है BD। और BD को अगर मैं अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डेराइव किया था कि BD इक्वल टू क्या आया था मेरा, BD इक्वल टू आया था 80। अभी क्या था, क्यों BD इक्वल टू 80 क्यों आया, क्योंकि स्लोप AB है, A किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सीलरेशन A को, तो एक्सीलरेशन A इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD अपॉन AD। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू A मल्टीप्लाई AD, A मल्टीप्लाई AD क्या है T, A मल्टीप्लाई T, यानी कि BD आ गया मेरा 80। तो BD क्या है 80 प्लस L, कुछ भी ले लो L, ये ले लो टाइम T रेत, ये ले लो AO, बस S इक्वल टू हाफ ये A
टी स्क्वायर प्लस यू टी, बस इसको ऐसे लिख दो भले, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डेराइव। देख लो क्या किया, एरिया अंडर द कर्व निकाला। एरिया कैसे निकाला, इसमें दो शेप्स बनी थी, एक ट्रायंगल और एक ये रेक्टेंगल, दोनों का अलग अलग एरिया निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एरिया हो गया। टोटल एरिया निकालते मेरे वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही डेराइव हो गई। बस क्या किया, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो एस इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई ए डी प्लस हाफ ए डी मल्टीप्लाई बी डी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डेराइव करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ग्राफ लेके आते हैं। अब देखो इसमें भी एरिया अंडर द कर्व ही निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी वापस एक तरह से डिस्प्लेसमेंट आ रखा है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व अब रेक्टेंगल और ट्रायंगल से नहीं निकालेंगे। ये देखो, अगर गौर से देखोगे शेप, इस शेप को क्या बोलते हैं, ये शेप है एक ट्रेपेजियम है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड पैरेलल होती है, दो साइड पैरेलल नहीं होती। ये देखो, ये दोनों साइड पैरेलल और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं, ये ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल ले तो वो टोटल एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, बस वही निकालेंगे। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि हाफ ऑफ ये AO प्लस BC मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या होती है, ये वाली हाइट AD। हाइट ये नहीं होती, हाइट ये पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे हाइट की जगह ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, यानी कि S इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड AO प्लस BC, AO प्लस BC मल्टीप्लाई हाइट। हाइट मींस OC, ये वाली हाइट कौन सा, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स OC। अब बस वैल्यू रखनी है, S इक्वल टू OA क्या है, U है, BC क्या है, BC कंप्लीट V है, और OC T है। बस S इक्वल टू U प्लस V मल्टीप्लाई T अपॉन 2। अब अगर गौर से देखें तो इसमें T नहीं है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में T नहीं है, यहाँ पे T आ रहा है, तो T को एलिमिनेट कर देंगे, T को हटा देंगे। कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V इक्वल टू U प्लस AT, यहाँ से T की वैल्यू आ गई V माइनस U अपॉन A। ये V माइनस U अपॉन A वैल्यू रख देंगे ऊपर, तो ऐसा आ जाएगा मेरा U प्लस V और V माइनस U अपॉन 2A। ये आ गया ना। तो अब गौर से देखो, V प्लस U V माइनस U, अगर इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, V प्लस U V माइनस U अपॉन 2A। U प्लस V लिखो, V प्लस U लिखो, एक ही बात है। तो देखो A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर भेजो, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, इससे U स्क्वायर आ जाएगा, V स्क्वायर आ जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS। ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डेराइव। तो S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डेराइव। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैलकुलस से भी डेराइव कर ली, ग्राफिकल मेथड से भी डेराइव कर ली। चले आगे, चलो नेक्स्ट है अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन पढ़ा हमने, मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। अभी एक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है लगातार कंटिन्यूअसली, तो उसके मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और इस मोशन की अगर स्पीड सेम है हर पॉइंट पे, तो इसको बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अगर कोई एथलीट, ये एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे मोशन कर रहा है लगातार कंटिन्यूअसली, मोशन करता रहे, इस पे मोशन करता रहे, और हर पॉइंट पे इस एथलीट की स्पीड सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड सेम नहीं है तो बोलेंगे सर्कुलर मोशन, स्पीड हर पॉइंट पे सेम है तो बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड सेम रहती है एथलीट की, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ उसके मूव करने की वैल्यू सेम है कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर से राउंड लगाता रहेगा, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग है। इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है। और वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी रोल है। अगर डायरेक्शन अलग तो वेलोसिटी भी अलग, चाहे उसकी वैल्यू सेम है चाहे ना है। इसकी वैल्यू सेम है हर पॉइंट पे, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसके कारण इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। और जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है
वो किसका एग्जाम्पल होता है? एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन बिकॉज इन इट डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अगर ये एथलीट ये कोई सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो इसको सर्कुलर ट्रैक पे कंटिन्यूअसली मूव कराने के लिए एक फोर्स चाहिए। आप अगर इसको एक छोटे से एग्जांपल से देख सकते हो, एक आप लेगो, एक छोटी सी रस्सी लो, छोटा सा पत्थर बांधो, उसको घुमाते रहो। घुमाते रहने के लिए आपको एक फोर्स लगाना ही रहेगा। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली जब भी घुमाते हैं तो दो फोर्स काम करते हैं, एक उसको सेंटर की तरफ लेके आता है, एक उसको सेंटर के बाहर लेके जाता है, और दोनों फोर्स इक्वल रहते हैं अमाउंट में, इसीलिए वो उसी ट्रैक पे घूमता रहता है, ना उसको अंदर आता है ना वो बाहर जाता है। जैसे आप अपना फोर्स कम करोगे वो धीरे धीरे अंदर आता जाएगा, रुक जाएगा, पूरा सेंटर पे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद का एक फोर्स कम कर दिया। कौन सा फोर्स कम कर दिया? उसको उसको बाहर धकेलने वाला फोर्स कम कर दिया। तो एक अंदर लगने वाला तो फोर्स लग रहा है अभी भी, तो उसको अंदर लेके आ रहा है, और धीरे धीरे रस्सी आपकी अंगुली पे पीटी जाएगी और पत्थर आपकी अंगुली पे आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक फोर्स कम कर दिया। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन सर्कुलर पाथ। क्योंकि आपने जैसे ही फोर्स हटाया उसने सर्कुलर पाथ को तोड़ दिया और तोड़ के अंदर आ गया। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अ साइक्लिस्ट गोस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 3 मिनट। If the radius of this track is 112 मीटर, calculate his speed। ये क्या कह रहा है? कोई साइक्लिस्ट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? 3 मिनट लगते हैं। और उस ट्रैक की रेडियस कितनी है? 112 मीटर, 112 मीटर। कैलकुलेट हिज स्पीड, उसकी स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो दे रखा है इसने, कितना? 3 मिनट। अगर उसको बोलो तो 3 × 60 यानी कि 180 मीटर। डिस्टेंस नहीं दे रखी। डिस्टेंस क्या होगी? देखो ये साइक्लिस्ट है सर्कुलर ट्रैक पे जिसकी रेडियस है 112 मीटर, इस पे राउंड लगा रहा है। एक राउंड 3 मिनट में कंप्लीट करता है। तो एक राउंड कंप्लीट कब होगा? जब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आ गया। यानी कि इस सर्कुलर ट्रैक की एक सर्कमफेरेंस उसने कंप्लीट कर ली। क्या कर ली? एक सर्कमफेरेंस उसने कंप्लीट कर ली। राउंड यहीं पे तो लगेगा, तभी वो सर्कुलर ट्रैक पे राउंड लगा रहा है। यानी कि उसने एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर ली। तो डिस्टेंस कितनी कवर की? जितनी इस सर्कुलर ट्रैक की सर्कमफेरेंस थी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो डिस्टेंस भी क्या आएगी? 2πr। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr मल्टीप्लाई टाइम। सर्कुलर ट्रैक पे डिस्टेंस हमेशा 2πr आएगी। वेयर r क्या है? उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस। तो इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की 22/7, रेडियस है 112 अपॉन टाइम यानी कि 180। बस इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं। देखो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ यानी कि 2πr। रेडियस दे रखे में 112, इसलिए उसने रेडियस दिए 112 मीटर। तो टाइम 3 मिनट्स यानी कि 180 सेकेंड्स। तो स्पीड 2πr मल्टीप्लाई टी यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 112 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 80, जो आ जाएगा 3.9 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 3.9 मीटर पर सेकेंड। तो आज हमने वन शॉट में अपना मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसी टाइप की और भी वीडियोस को देखने के लिए, अपनी एजुकेशन को अच्छी करने के लिए कीप वॉचिंग दक्षांश एजुकेशन।